हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। परिभाषा प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर करता है। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बताया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होगा वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और इसमें जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर करता है। अब इसके कुछ उदाहरण लेंगे हम। इसका जैसे एक उदाहरण हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का अपघटन। H2O2 का Pt की उपस्थिति में अपघटन। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का अपघटन कराते हैं तो एक तो इसमें बनता है जल H2O, दूसरा हाफ O2। अब इस अभिक्रिया में केवल और केवल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक अणु की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है, तो इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और अब हम इसे समीकरण देखकर हम ये नहीं निर्धारित कर सकते कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक निर्धारण है, इसे प्रयोगों के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इसका एग्जाम्पल याद करना होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लेंगे अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन। NH4NO2 is equal to N2 plus 2H2O। ये भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और इसके दो एग्जाम्पल लिए। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक के बारे में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं। वेग स्थिरांक का व्यंजक। वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें कोई एक अभिक्रिया माननी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। माना निम्नलिखित अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया हमने मान ली A = P, जहां A अभिकारक हो गया, P उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। प्रारंभ में यानी जबकि समय t बराबर 0 है, कोई टाइम नहीं है, हमने अभिकारक कैपिटल A की स्मॉल a मोल प्रति लीटर सांद्रता ली है। तो उसमें उत्पाद कोई नहीं बनेगा, यानी उत्पाद की सांद्रता क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि अभी समय t 0 है, उत्पाद बनने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अब t समय बाद या t समय में अभिकारक A की x मोल प्रति लीटर सांद्रता वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है, उत्पाद में बदल जाती है। तो t समय बाद अभिकारक A की जो शेष सांद्रता रह जाएगी वो A-x मोल प्रति लीटर होगी, जबकि इसकी x ही रहेगी। अब पता कैसे लगेगा? शुरू में जो हमने सांद्रता ली थी A मोल प्रति लीटर ली थी, और t समय में इसकी x मोल प्रति लीटर सांद्रता उत्पाद में बदल गई थी, तो t समय बाद स्पष्ट है कि A-x होगी। अब अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। अभी हमने बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है।
इसलिए dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक A की सांद्रता, अभिकारक A की सांद्रता की एक घात के। अब इसमें समानुपाती का साइन हटा देंगे, dx अपॉन dt बराबर, समानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे, यहाँ पर एक नियतांक लिया है k जिसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, और हमें इसी का सूत्र ज्ञात करना है, इसी के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है, A की सांद्रता। अब A की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स, dx अपॉन dt बराबर k इंटू A की सांद्रता है a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स है, इधर अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये अपॉन में dt है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में k इंटू डी टी। अब हमें d हटाना है, तो जैसा कि आप जानते हैं d हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, समाकलन, जैसा कि पहले तुम्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी समझाया जा चुका। समाकलन करने पर 1 अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन बराबर में k इंटू 1 का समाकलन। k बाहर लिया है, क्यों, क्योंकि k एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। अब हमें इसका समाकलन करना है। अब इसके लिए आपको दो फॉर्मूले हैं, वे याद रखने होंगे। एक तो ये फॉर्मूला है कि अगर 1 अपॉन एक्स का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये log x आता है, और अगर x इसमें माइनस का है तो ये आ जाएगा माइनस log x। x अगर कैसा है, माइनस का है, तो ये आ जाएगा इसका समाकलन माइनस log x आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है 1 अपॉन a माइनस एक्स है, यानी x इसमें माइनस का है, तो इसलिए इसका जो समाकलन हो जाएगा वो माइनस log a माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर में k। एक का जिस पद के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं वही पद आ जाता है। एक का जैसे यहाँ पर t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t फिर प्लस c। समाकलन करने के बाद एक स्थिरांक लेते हैं जिसे हम समाकलन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ पर c जो है समाकलन स्थिरांक होते हैं, c क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, समाकलन स्थिरांक c का मान निकालना है। इसके लिए शुरू की कंडीशन में जाएंगे कि जब समय t बराबर 0 है, समय t बराबर 0 पर क्या उत्पाद में परिवर्तित हुई सांद्रता x का मान 0, x का मान कोई है नहीं है, यानी उत्पाद में परिवर्तित हुई सांद्रता का जो मान है वो क्या है, शून्य है, अर्थात जो x का मान है वो क्या है, शून्य। अब ये दोनों मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है ये माइनस log a माइनस एक्स, x की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू हमने 0 रख दी बराबर k गुना t, t का मान भी 0 है तो यहाँ पर 0 रख दी और प्लस c हो गया, तो यहाँ पर आ गया माइनस log a में से 0 माइनस करेंगे तो a रह जाएगा, k की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस c यानी c रह जाएगा। तो इस तरह से c का मान माइनस log a आ गया। अब ये c का मान यानी समाकलन स्थिरांक c का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है ये माइनस log a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, सी का मान माइनस log a है प्लस सी, सी का मान कितना है, माइनस log a। अभी तो माइनस log a है, अब माइनस प्लस की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे माइनस log a। अब हमें k का सूत्र निकालना है, तो k का सूत्र निकालने के लिए माइनस log a है, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा log a माइनस में log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा के टी। आगे थोड़ा और सोल्व करेंगे हम इसे। log का एक नियम होता है, अगर m के log में से n का log माइनस होता है
तो m को ऊपर और n को नीचे रख के इस सारे का log ले लेते हैं। इसी तरह से यहां पर हो रहा है a के log में से a माइनस एक्स का log माइनस हो रहा है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, a को ऊपर a माइनस एक्स को नीचे रखकर इस सारे का log ले लेंगे, बराबर किसके हो जाएगा, kt के। अब ये t इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 1/t इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k। अब ये आधार e पे है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 1/t इंटू log a अपॉन a माइनस एक्स। ये आधार ई पे है जो log का मान है, लेकिन जो लघुगणक सारणी होती है, जो log के ज्ञात मान होते हैं वे आधार 10 पे होते हैं। तो इसलिए अब हम इसे आधार ई को आधार 10 में बदलना है, तो आधार 10 में बदलने के लिए हमें इसमें 2.303 की गुना करनी होगी, ये आपको याद रखना होगा इसमें। तो यहां पर लिखेंगे हम k बराबर 2.303 की मल्टीप्लाई कर दी अपॉन t इंटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यही प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का सूत्र है जो हमें ज्ञात करना था। इस तरह से हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब इसकी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। और डायरेक्ट लक्षण लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k का सूत्र k बराबर 2.303 बटे t इंटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स होता है। ये इसकी पहली विशेषता या पहला लक्षण हो सकता है। k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र है। जो इसका दूसरा लक्षण होगा वो k का मात्रक होगा, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, k का मात्रक। वेग स्थिरांक k का जो मात्रक होता है वो समय इनवर्स होता है, समय इनवर्स या 1/समय। या हम ये भी कह सकते हैं कि समय का विलोम होता है, समय का व्युत्क्रम होता है। अब इसे प्रूफ करेंगे, पता कैसे लगेगा कि समय का विलोम है कि नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला k बराबर 2.303 बटे t इंटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स होता है। तो इसमें जो k का मात्रक बन के आएगा, k का मात्रक बराबर होगा, ये 2.303 हो गया, डिजिट हो गई, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/t के मात्रक को यहाँ पर हम समय ले सकते हैं, क्योंकि मिनट भी हो सकता है, यहाँ पर सेकंड भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अभिक्रिया कितने टाइम में पूर्ण होती है, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में आधा घंटा भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं, कितना भी टाइम लग सकता है, सेकंड भी लग सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर समय लिया जाता है। मल्टीप्लाई बाय log बेस 10, ये a होता है सांद्रता, और जो हमने शुरू में सांद्रता ली थी वो मोल प्रति लीटर में ली थी। तो ये जो इसका मात्रक बनेगा वो मोल प्रति लीटर बनेगा, मोल प्रति लीटर। log को कोई मात्रक नहीं है तो log को हटाई लो यहां से, मोल प्रति लीटर, और बटे a माइनस एक्स, ये भी सांद्रता है, इसका मात्रक भी मोल प्रति लीटर होता है। अब ये मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से समय का जो वेग स्थिरांक का मात्रक है वो क्या आ जाएगा, 1/समय, अर्थात समय का विलोम आ जाएगा। अब बात करेंगे इसकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में कितना समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, इसमें अर्धपूर्ण होने में लगा समय। तो इसका तीसरा लक्षण होगा वो अर्धपूर्ण होने में
लगा समय होगा। इस समय को हम अर्धायु काल भी कहते हैं। अर्ध आयु काल, इस समय को अर्ध आयु काल भी कहा जाता है। देखिए कोई भी अभिक्रिया तभी अर्धपूर्ण होती है जबकि अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जो उत्पाद है X वो क्या हो जाए, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का आधा हो जाए, तभी अभिक्रिया अर्धपूर्ण होगी। और हम ये मान लेंगे कि इसके अर्धपूर्ण होने में जो लगा समय है वो t हाफ है। t इक्वल टू किसके हो गया, t हाफ के। अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो हम ये जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर लेंगे k बराबर 2.303, ये टाइम तो हमने मान लिया कि t हाफ है, अर्धपूर्ण होने में लगा समय, इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है वो a/2 है, तो यहाँ पर a/2 ले लेंगे हम। अब a में से a/2 माइनस करना है तो क्या रह जाएगा, a/2 ही रह जाएगा। यानी यहाँ पर लिया जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ इंटू लॉग बेस 10 a/2। अब ये 2 इधर बटे में है तो सबसे ऊपर गुना में जाएगा, तो ये बनेगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग बेस 10 2a/a। a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा log 2। अब हमें ये अर्धपूर्ण होने में लगा समय निकालना है टी हाफ, तो इसलिए हम इसे रिप्लेस कर देंगे, टी हाफ इधर चला जाएगा और k इधर आ जाएगा, तो ये आ गया टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन में k इंटू लॉग बेस 10। अब आपको याद रखना होगा आधार 10 पे log 2 का मान 0.3010 होता है। आधार 10 पर log 2 का मान 0.3010 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई बाई 0.3010। जब इन दोनों की गुना करते हैं तो इन दोनों की गुना करने पर आता है 0.6932 बटे के। आप इसकी गुना करके देख सकते हो, फिर भी तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो इसलिए तुम इसे डायरेक्ट याद रखोगे तो तुम्हारे लिए आसान तरीका होगा। ये हम ये कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय टी हाफ बराबर 0.6932 बटे के होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a पर निर्भर नहीं करता है। अब पता कैसे लगेगा कि ये स्मॉल a पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या टी हाफ के इस फॉर्मूले में कहीं पर a है? नहीं है, यानी प्रारंभिक सांद्रता जब स्मॉल a ही नहीं है इसके सूत्र में, तो टी हाफ यानी अर्धपूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। क्वेश्चन भी आ जाता है इस तरह से, बोर्ड में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से ये तैयार करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है तुम्हारा। अब बात करेंगे हम अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, यानी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है। पूर्ण होने में लगा समय, कोई भी अभिक्रिया तभी पूर्ण होती है जबकि अभिकारक की टोटल सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, तभी अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब हम ये मान लेंगे अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय तो t है, और उत्पाद अभी मैंने बताया कि अभिक्रिया तभी पूर्ण होगी जबकि अभिकारक की टोटल सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात जो उत्पाद x है वो किसके बराबर आ जाएगा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a के बराबर आ जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर होता है 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10
ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हमें इस टी का मान निकालना, तो टी तो इधर आ जाएगा, यानी कितना टाइम लग रहा है, टी बराबर 2.303 अपॉन में के log बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब x की वैल्यू कितनी है, a है। अब a में से a को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 से a को भाग करेंगे तो अनंत आ जाएगा। तो ये बन जाएगा t बराबर 2.303 बटे के इंटू log इनफाइनाइट। log अनंत का मान अनंत होता है, और अनंत की किसी भी टर्म्स में मल्टीप्लाई करता है, किसी भी पद में मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है, तो उसका मान अनंत हो जाता है, तो ये t अनंत आ जाएगा। तो ये कहा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण मैंने तुम्हें बताए हैं, और इसके कुछ उदाहरण बताए, और इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं ये बताया है। आपको ये करना है, आगे जो आगे का पार्ट बताया जाएगा, अगली वीडियो में बताया जाएगा, आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो इसलिए ना अच्छी तरह से याद करना, और ये 2 फॉर्मूले तो आपको करने ही करने होंगे याद, एक तो वेग स्थिरांक का व्यंजक, और दूसरा जो याद करना होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने में लगा समय, क्योंकि इनसे ज्यादातर न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है।